संजय मिश्रा, हरियाणा के बजट में आम आदमी के लिए क्या होगा, लोगों को क्या क्या राहत मिल सकती है, पक्ष और विपक्ष ने बजट सत्र के लिए क्या और कितनी तैयारी की है, आपको इन सारे सवालों का जवाब देगी हमारी ये रिपोर्ट। आज से हरियाणा के बजट सत्र का होगा आगाज। दोपहर 2 बजे से शुरू होगी सदन की कार्रवाई। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा सत्र। 3, 4, 7 मार्च को अभिभाषण पर सदन में चर्चा होगी। 7 मार्च को ही अभिभाषण पर मुख्यमंत्री जवाब देंगे। 8 मार्च को सुबह 11 बजे सीएम पेश करेंगे बजट। 14 से 16 मार्च तक बजट पर होगी व्यापक चर्चा। 21 और 22 मार्च विधायी कामकाज के लिए तय। विधानसभा में बजट सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। सूबे के मुखिया मनोहर लाल वित्त मंत्री के नाते 8 मार्च को अपना तीसरा बजट पेश करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बार बजट 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद है। इस बजट में किन मुद्दों पर सरकार का फोकस होगा, आइए जानते हैं। गरीबों के कल्याण पर फोकस होगा। अनियमित कॉलोनियां हो सकती हैं नियमित। 1250 अनियमित कॉलोनियों को किया जा सकता है नियमित। बड़े गांवों में शहरों की तर्ज पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में प्रश्नकाल के लिए कई विधायकों ने ऐसे सवाल लगाए हैं जिन पर हंगामा तय है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के साथ साथ सत्तारूढ़ बीजेपी, जेजेपी और सरकार को समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों ने भी सरकार को असहज करने वाले सवालों के जवाब मांगे हैं। बीएसी की मीटिंग में यह तय हुआ कि बजट जो है वो 8 मार्च को हम प्रस्तुत करेंगे। तो उस दृष्टि से जो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा 2 दिन होनी थी और वो 3 दिन होगी। और उसके साथ एक जो बैठक है, पहले विधानसभा की 9 बैठकें करने का प्रस्ताव था, लेकिन बीएसी के अंदर ये हुआ कि एक बैठक को और बढ़ाया जाए। अब 9 की बजाय 10 बैठकें जो हैं इस कार्यकाल के अंदर होंगी। हमारी पहली विधानसभा है जिसके अंदर पहली बार हम सभी जो हमारे सदस्य हैं, आदरणीय सदस्य हैं, उनकी एडहॉक कमेटीज कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। 8 कमेटियां बनेंगी, 9 मेंबर के उसके अंदर होंगे। वो कमेटियां आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा बजट प्रस्तुत करने के पश्चात उस बजट की समीक्षा करेंगी। निर्मल रानी हैं और दूसरे विधायक हैं नीरज शर्मा। तो इन 2 विधायकों को बेस्ट लेजिस्लेटिव अवार्ड ऑफ 2021-22 वो हमने देने का निर्णय किया है। और वो हम कल यानी 2 तारीख को उनको 1 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र, शॉल और मोमेंटो से उनका सम्मान करेंगे। सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हों, इसको लेकर के सभी को अपनी जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। और अब की बार विशेष तौर पर चंडीगढ़ प्रशासन से एक जो अधिकारी है हर रोज वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहां पर रहेगा। बजट सत्र में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष भी पूरी तरह से तैयार है। इनमें बेरोजगारी और रोजगार 2 अहम मुद्दे हैं। इसके साथ ही बजट से आम आदमी को राहत की क्या उम्मीद है, आइए जानते हैं। बजट से क्या उम्मीद है? व्यापारियों को राहत पैकेज की उम्मीद, जीएसटी के नियमों में सरलीकरण की भी मांग। कोरोना के गिरते ग्राफ को देखते हुए 2 साल बाद स्पीकर गैलरी, विजिटर गैलरी और मीडिया गैलरी को खोल दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से विधानसभा परिसर में किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी चंडीगढ़ यूटी प्रशासन की दी गई है और सत्र की पूरी अवधि के लिए फुल टाइमर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात करने के आदेश दिए गए हैं। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट।
कैसा होगा हरियाणा का बजट? पक्ष की क्या तैयारियां हैं, विपक्ष कितना तैयार है? आइए यही जानने के लिए रुख कर रहे हैं पैनल की ओर। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रावल साहब, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। और इनके साथ केवल ढींगरा, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। पक्ष विपक्ष दोनों को लेकर हम डिबेट को आइए शुरू करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विधु रावल जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। तमाम तरह की तैयारियां लेकर विपक्ष भी आपके सामने मौजूद रहेगा जी। आप क्या कुछ खास लेकर आ रहे हैं और विपक्ष के लिए कितने तैयार हैं उनको जवाब देने के लिए? 497 स्टार और 241 अनस्टार सवाल मिले हैं आप लोगों को। जी देखिए, क्योंकि बजट सेशन है तो सबसे बड़ा जो काम होने वाला है इसमें, जो सबसे बड़ा बिल आने वाला। आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं बिल्कुल, आवाज आ रही है, बोलिए। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आवाज आ रही है सर जी। देखिए, जो सबसे बड़ा बिल इसमें रहने वाला है वो निश्चित तौर पर हरियाणा के बजट का रहने वाला है जी। लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ अच्छे महत्वपूर्ण बिल जिन पर डिस्कस हुआ है और डिबेट्स भी हुई हैं, ऐसे आने वाले हैं। चाहे वो धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने की बात हो, चाहे वो अनेक कानून जो हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में और कस्बों को शहरी तर्ज पर विकसित करने की बात हो, बहुत सारे अलग अलग बिल हैं। उसको हम इस डिबेट में सिलसिलेवार तरीके से चर्चा भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे हरियाणा प्रदेश की सरकार हो, हमारी सरकारें गरीब कल्याण के लिए समर्पित रही हैं। गरीब की आय किस प्रकार बढ़े, गरीब की जेब में किस प्रकार अधिक से अधिक पैसा आए, किस प्रकार जो बिचौलिया सिस्टम रहा है, जो गरीब का शोषण करता रहा है, बीच का जो सिस्टम है जिसको कहेंगे, जो कि राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो नीचे जो है गरीब के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। तो बीच का जो 85 पैसे खाने वाला जो सिस्टम है, उस सिस्टम को किस प्रकार से हरियाणा के अंदर संस्थागत तौर पर ध्वस्त किया गया, ताकि गरीब और सरकार के बीच में जो दलाल लोग रहा करते थे उनको खत्म करने का जो हरियाणा ने ऐतिहासिक काम किया है, उसी के तहत हमारी सभी सरकारें जो है अंत्योदय का मिशन बनाकर उस मंत्र के साथ काम कर रही हैं। ये तो बात हो गई रावल साहब बुनियादी ढांचे पर आपके फोकस की, लेकिन जब आप अंत्योदय की बात करते हैं तो उन योजनाओं को पंक्ति में अंतिम खड़े व्यक्ति तक आप कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? क्या ये भी बजट में आप हमें सुनाने वाले हैं? देखिए, लास्ट माइल डिलीवरी जो है, अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ये हमारी सरकार का फोर्टे रहा है। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम कंप्लेसेंट हो गए हैं। हम अपने ही खुद के अच्छे कामों को और बेहतर करने की दिशा की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए, सरकार का पारदर्शी कार्यकाल और सरकार का मन और मंशा पारदर्शी होना और उसका ई गवर्नेंस जो है एक बहुत बड़ा एक माध्यम बना है पारदर्शी शासन का। हमने अनेक अलग अलग तरह के हेल्प पोर्टल्स बनाए हैं जिसके माध्यम से गरीब व्यक्ति को अलग अलग स्थानों पर, चाहे अटल सेवा केंद्र हो और इस प्रकार के जो केंद्र चल रहे हैं, सीएससी सेंटर्स चल रहे हैं, उनके माध्यम से गरीब को ऑनलाइन भी मदद मिल पाए। और बहुत जगह पर पारदर्शी सिस्टम लाने के लिए हमने जिस तरह ई गवर्नेंस की पहल की है, हरियाणा आज पूरे देश के अंदर अग्रणी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, जब भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होती है तो हम लास्ट माइल डिलीवरी को एफिशिएंटली कर पाते हैं। जो बीच का भ्रष्टाचारी सिस्टम है वो ना केवल गरीब के हक का पैसा बीच में रोकता था, उस पैसे को खाता था, इसके अलावा जिसको कहेंगे एडल्ट्रेशन करता था। बहुत सारी योजनाओं का जो लाभ है वो पैसे के नहीं, वैसे भी लाभ जो है वो भी नहीं मिल पाता था। तो जब हम उस सिस्टम को ध्वस्त करने की बात करते हैं और भेदभाव रहित एक शासन दिया हमने हरियाणा के अंदर, आगे भी उस दिशा में बढ़ रहे हैं। हरियाणा के अंदर से क्षेत्रीय भेदभाव को दूर किया, जातीय भेदभाव को दूर किया, पारिवारिक जिस प्रकार से कुछ लोग बापोती मानते थे हरियाणा के संसाधनों को अपने, उस सारी चीजों को दूर करके हरियाणा एक और हरियाणवी एक के ठीक है, मैं रोक रही हूँ। बलराम सिंह हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर भी जुड़ गए हैं, एक अलग विंडो में आप उनको देख रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपने कहा, मैं आगे बढ़ूंगी, अभी आपसे एक और सवाल लेने के बाद ही आगे बढ़ूंगी। केवल ढींगरा साहब आपके पास आऊंगी, आप जरा सुनिएगा ध्यान से। प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि हम बहुत सारे बिल लेकर आए हैं, डिबेट में एक एक करके चर्चा करेंगे, तो शुरू कर दीजिए, डिबेट शुरू हो गई है। ये सवाल है मुझसे? बिल्कुल आप ही से सवाल है। आप जिन बिलों का जिक्र कर रहे थे,
एक एक करके बता दीजिए क्या नई बिल हैं। जैसे व्यापारियों को राहत पैकेज की उम्मीद है तो उनके लिए कुछ ला रहे हैं क्या? किसानों को बहुत उम्मीद है आपसे, उनके लिए कुछ ला रहे हैं क्या? अनियमित कॉलोनियों को नियमित किए जाने की भी मांग उठी थी, उनके लिए जीएसटी में सरलीकरण की मांग थी, उनके लिए। तो आप बता दीजिए कौन कौन से बिल ला रहे हैं। देखिए, जैसे आपने खुद कहा कि हम 1300 कॉलोनियों को आज तक रेगुलराइज कर चुके हैं, 1300 से अधिक कॉलोनियों को रेगुलराइज कर चुके हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी विकास कार्य जो है वो, उसके लिए ग्राम स्तरीय कमेटियों बनाने का, उनका गठन करने का एक काम है। एचआरडीए के तहत गांवों की जो रिहायशी क्षेत्र हैं उनको विकसित करने का काम है। ग्राम दर्शन पोर्टल के तहत ग्रामीण विकास की मॉनिटरिंग हो और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है सरकार के उच्च अधिकारी भी करें और सभी के सामने वो पारदर्शी तरीके से आए, वो भी एक काम है। इसके अलावा ग्रामीण विकास जो निधि पोर्टल है, जो हर गांव के अंदर किस प्रकार से स्पेंडिंग्स होनी चाहिए, उस स्पेंडिंग्स को लेकर है। और इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, स्वयं सहायता समूह जो हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए एक अलग तरह की योजना है। ये फेयर नहीं होगा कि उन योजनाओं का खुलासा मैं सरकार से पहले करूं, हालांकि ये कई चीजें जो है मीडिया के अंदर और अलग अलग तरीकों से पब्लिक डोमेन में आई है। लेकिन जैसे आपने बड़े अच्छे तरीके से कहा, देखिए एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। हरियाणा के अंदर बिजली की जो समस्या थी, उस बिजली की समस्या को हमने दूर किया है। हमने आज 6745 जो हरियाणा के कुल गांव हैं, उन गांवों में से 5500 से अधिक गांवों को भारा हरियाणा जगमग हरियाणा की योजना के तहत 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। इतनी बड़ी रेशियो के अंदर पहला प्रांत है, देश का पहला बड़ा प्रांत है जो कि 5500 गांव में दे रहा है। और हम पूरे उत्तर भारत के अंदर सबसे सस्ती बिजली दे पा रहे हैं। ये कब हो पाया? दोबारा से उसी बात पर आ रहा हूं, इस डर के साथ कि आप कहें कि मैं खुद को रिपीट कर रहा हूं। हमने एक जो भ्रष्ट व्यवस्था थी, एक जो चोरी वाली व्यवस्था थी, उसको दूर किया। लाइन लॉसेस जो कभी 33-34% हुआ करते थे हरियाणा के अंदर, उनको हमने घटाकर 12.25% तक ले आए हैं। तो ये अच्छी नेक नियत से हुआ है। हमसे पूर्ववर्ती सरकारें भी अगर नेक नियत रखती तो हरियाणा आज जो है, इतने साल ना लगते हरियाणा को देश का अग्रणी राज्य बनने में। ये 2014 के बाद से जो काम शुरू हुआ, उसके बाद हम इस गति से, तेज स्पीड से सही दिशा में चल पाए हैं। अगर पहले वाली सरकारों की भी नियत लोगों का पैसा, हरियाणा के संसाधनों का दोहन करने के ना होती, भ्रष्टाचार करने की ना होती, तो हरियाणा कभी देश का अग्रणी हो चुका होता। बिल्कुल। केवल ढींगरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, एक बार मैं दोबारा से उनके पास जाऊंगी, शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर बलराम जी हैं। बलराम जी, क्या उम्मीद है सरकार से? सिंह साहब, नमस्कार। 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 मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रही हूँ सर, बोलिए। मैम देखिए, अभी कुछ समय पहले अभी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने जो अभी कुछ टाइम पहले एक बिल पास किया था कि 10 साल से जो डीजल की गाड़ी है और 15 साल की जो पेट्रोल की गाड़ी है, उनको पूरे हरियाणा में बैन कर दिया गया था, विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट। आप अगर इस तरह के बिल पेश करेंगे तो जनता को कितना नुकसान होगा इस चीज का। और वही निर्णय फिर सरकार को वापस लेना पड़ा। क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले सरकार विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट ऐसे डिसीजन लेती है, फिर उनको वापस लेना पड़ता है, बैकफुट पे सरकार को जाना पड़ता है। तो इसके लिए एक अलग से कमेटी बनानी चाहिए। पहले जमीनी स्तर पर उस चीज का एक निरीक्षण होना चाहिए, जनता के बीच में जाकर जनता के फायदे के लिए जो बिल हम पास कर रहे हैं उसको जमीनी स्तर पर पहले देखना चाहिए कि इससे जनता को कितना बेनिफिट होगा, कितना लॉस होगा। हाँ। आप बिना सोचे समझे अगर जनता के ऊपर ऐसे बिल थोपेंगे तो वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक होंगे। और इससे सरकार में कोई भी के लिए काम करने चाहिए। पॉलिटिक्स हमेशा एक समाज सेवा के तौर पर होनी चाहिए, ना कि एक सत्ताहीन या फिर आप तानाशाह के तरीके से उसको जनता के ऊपर थोपेंगे। मैं बीच में आना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल आ जाइए। आप इससे पहले शुरू करें, मैं अतुल आहूजा से मिलवा दूं, ये प्रवक्ता जेजेपी हैं। सर आप सुनिए जरा, मैं इनके बाद आती हूँ आपके पास। बोलिए प्रोफेसर साहब, जवाब दे दीजिए। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक है, मैं उनका नाम कैच नहीं कर पाया, बलराम सिंह। लेकिन वो जो बात कह रहे हैं वो बात ठीक नहीं कह रहे हैं। जानकारी, बलराम जी, बलराम जी कुछ जानकारी के अभाव में इस प्रकार की बात कह रहे हैं या कुछ गलतफहमी का शिकार हैं। ऐसा कोई भी बिल हरियाणा की सरकार नहीं लेकर आई है। अभी जिस जो चर्चा चल रही है पब्लिक डोमेन में, वो चर्चा चल रही है एनजीटी की, जिसने ट्रैक्टर और ट्रालियां जो कि 10 साल से पुरानी है, उनको नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर के अंदर उनको
प्रतिबंध लगाने की। ऐसा कोई कानून हरियाणा की सरकार ला ही नहीं रही। जब कानून नहीं लेकर आ रही तो उस पर इतना लंबा उल्लेख करना, राजनीति और पता नहीं क्या क्या वो बोल गए, इतना लंबा बोल गए, लेकिन वो बिना जानकारी के लगता है कि उनके या कुछ हो सकता है, कुछ गलत फहमी हुई हो या कुछ गलत उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया हो। ऐसा कोई कानून हरियाणा की सरकार नहीं लेकर आई। ठीक है, मैं क्विक रिएक्शन के लिए आई थी आपके पास। पहले से ये बैन है डीजल गाड़ियों। ठीक है, बोलिए सर। बलराम जी बात पूरी करें। मेरी बात पूरी। सर जो भी कुछ हो रहा है मीडिया में हो रहा है सर, वो मीडिया में न्यूज़पेपर में आप देखिए, वो आप किस बिल का जिक्र कर रहे हैं सर? मीडिया दिखा रहा है सर समाज को जो सिंह साहब किस बिल का जिक्र कर रहे हैं आप वो बताएं। आपने किस बिल को लेकर कहा कि पहले एक्सपेरिमेंट नहीं किया, लोगों पर थोप दिया? हाँ मैम, जो ये गाड़ियों को बैन करने का पूरे हरियाणा प्रदेश में भी सरकार ने ये कहा था कि जो 10 साल पुरानी पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल की गाड़ी है और 15 साल पेट्रोल की गाड़ी है, उसको पूरे प्रदेश हरियाणा के अंदर भी बैन करने का ये सिस्टम हुआ था। मीडिया में ये रिपोर्ट आई थी। मैं मीडिया के अकॉर्डिंग नहीं, मीडिया की रिपोर्ट पॉल्यूशन के रिगार्डिंग थी, बिल को लेकर रिपोर्ट नहीं आई थी सर। बिल को लेकर तो कोई रिपोर्ट मीडिया में भी नहीं आई है। खैर मैं एक बार फिर आ जाऊंगी, आप थोड़ा सा और वक्त ले लीजिए। नहीं, बिल के रिगार्डिंग सिर्फ सरकार नहीं, आपने बिल का जिक्र किया ना सर, बिल तो ऐसा किसी विधानसभा में ही नहीं आया है। ये दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन के मसले को लेकर यह फैसला लिया गया था कि इन गाड़ियों पर बैन होना चाहिए और बैन कर देने से हम काफ़ी हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल कर लेंगे। चाहे वो कोई सी भी मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, वहाँ पर यही खबर दिखाई गई थी। मैं दोबारा आ जाऊंगी। केवल ढींगरा जी, कितनी तैयारियां हैं आप लोगों की बजट के लिए, इस सत्र के लिए? है और इस सरकार को घेरने के लिए भी पूरी तैयारी के साथ हम विधानसभा के सत्र में जाएंगे और सारी चीज जो है पूरी तैयारी के साथ होगी। आप जिस तरह से देखिए, कई मुद्दे थे जिस पे बीजेपी भागने का काम कर रही थी, ये सरकार जो है आप देखिए अभी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, हम ये कर रहे हैं। मेन बातें जो है, जिस तरह से डोमिसाइल के ऊपर 15 साल से उसको घटा के 5 साल कर दिया गया, जिस तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं, जिस तरह से बेरोजगारी जो है वो एक आतंक की तरह बड़ी होती जा रही है और दूसरी तरफ जो भ्रष्टाचार है वो बढ़ता जा रहा है और भ्रष्टाचार के अंदर बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो घूस लेते हुए सीधे दफ्तरों के अंदर पकड़े जा रहे हैं और सरकार सोई हुई है। और सरकार अगर बगैर मिली भगत के, बगैर एचपीएससी या बगैर जो संस्थाएं जो भर्ती करती है उसकी मर्जी के बगैर अगर अधिकारी पैसे ले रहे हैं तो किस बात के ले रहे हैं और क्यों अधिकारी जो एचपीएससी के चेयरमैन है या जो बड़े व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर रही? ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो इस समय सरकार के अंदर 7-8 साल के अंदर हो रही है। और जिस तरीके से जीएसटी के सबलीकरण की बात कर रहे हैं, ये जीएसटी तो 5 साल पहले लॉन्च हो गया और आज भी सबलीकरण की बात करते हैं। तो ये सबलीकरण कब करेंगे और सबलीकरण से निजात लोगों को कब मिलेगी, ये नहीं समझ में आ रहा। दूसरी बात, अभी पिछले दिनों जो 37 पेपर करीबन जो 7-8 साल के अंदर लीक हुए, उसके अंदर भर्ती नहीं हो पाई, उसका क्या जवाब है इनके पास? जिस तरह से डीडीएसपी जो एक संस्था है उसके अंदर जो है सारे और लोगों को हरियाणा और पंजाब का जो है पिछले 7-8 साल का जिक्र किया उन्होंने। एक बार पूरा सुन लीजिए, मैंने अभी तक बहुत वक्त दिया आपको और बहुत छोटा पैनल है प्रोफेसर साहब, मैं बहुत जल्दी लौट कर आऊंगी। अब एक बार पूरा सुन लीजिए। हाँ ढींगरा साहब बोलिए। एक बार रिपीट करवा लीजिए, संख्या बताइए। केवल ढींगरा जी पेपर लीक को लेकर संख्या पूछ रहे हैं, आप क्लियर करते हुए फैक्चुअल बात करें और क्लियर करते हुए आगे बढ़े। वो कह रहे कितने पेपर लीक हुए हैं वो बता दीजिए। देखिए 37 के करीब पेपर लीक हो चुके हैं आज पूरे 7 साल के अंदर, 8 साल के अंदर। जब से खट्टर सरकार हरियाणा के अंदर आई, करीबन 37 के करीब पेपर लीक हो चुके हैं। उसकी एक पूरी लिस्ट है मेरे पास, अगर मैं आपको भेज दूंगा और उसके अंदर सारे ही पेपर, जितने पेपर आप एफसीएफ के पेपर देखिए, जिसमें दूसरे पेपर देखिए और बहुत सारे पेपर हैं। अंदर एक अधिकारी की पैसे लेते हुए पकड़ा गया जिसको अभी इस सरकार ने अरेस्ट किया है। और एक दूसरी बात, क्योंकि अधिकारी अपने आप तो भर्ती के लिए पैसे लेगा नहीं, वो किसी के इशारे में लेगा, या एचपीएससी मेंबर भर्ती कर सकता है या एक्स कमीशन भर्ती कर सकता है।
किया गया, फिर उसको बाहर दिया गया कि उसका कोई दोष साबित नहीं हुआ। चलिए एक बार और रिपोर्ट खुद ही चेक करते हैं, खुद ही उसको पास कर देते हैं और खुद ही फिर उसको लगा देते हैं। हाँ। ऐसे ऐसे काम धांधलियों के विषय जो चल रहे हैं, उसके लिए सरकार को पूरा घेरने का काम जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। और दूसरी बात, जिस तरह से अभी इन्होंने एक महानुभाव बोल रहे थे जगमग हरियाणा, तो आप बताइए कि इन्होंने कितने प्लांट हरियाणा के अंदर पूरे 8 साल में लगाए? जो हरियाणा के कांग्रेस के टाइम के प्लांट लगे हुए थे, उनकी बिजली लेके ये जगमग हरियाणा की बात कर रहे हैं। इन्होंने अपना एक भी प्लांट लगाया हो तो बताए कौन सा इन्होंने प्लांट लगाया? दूसरी बात, जहां तक समस्याओं की बात है, समस्याओं को अलग अलग तरीके से अलग अलग है। आज अभी लेक्चरर जो है पंचकुला के अंदर प्रदर्शन कर रहे थे, अस्थायी लेक्चरर, उनके ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गई और उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनकी मांग भी नहीं सुनी गई। तो ये सरकार किस तरह की निर्दयी सरकार है, जो ना तो किसी की मांग सुन रही है, किसी की बात सुनना चाहती है, और जो ऑलरेडी जो जॉब पे हैं लोग, उनको हटाने का काम कर रही है। ठीक है, अतुल आहूजा जी जवाब दीजिए आप पहले। सर, मैं अतुल आहूजा, मेंबर, मैं प्रबंधक कमेटी बीजेपी हरियाणा है। आवाज उठाएं इनकी। हाँ सर, सुन रहा था और बहुत अच्छा लगा। कांग्रेस के प्रवक्ता करप्शन पे बोल रहे थे। देखिए, करप्शन पर बोलना व सुनना अच्छा लगता है। करप्शन एक ऐसा, अतुल जी की आवाज थोड़ा उठाइए, मुझे स्टूडियो में आवाज क्लियरली मिल नहीं रही। हाँ जी, करप्शन जो है वो एक ऐसा विषय है जो क्या मैं जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस के टाइम में या दूसरी सरकारों के अंदर क्या हरियाणा में या इंडिया में राम राज्य था? जबकि न राम राज्य तब था। अब जो सबकी बड़ी खबर के साथ, तो बड़ी खबर यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का मिशन देर को चला है। बोलिए अतुल जी, आप बोलिए। अगर हम कांग्रेस के टाइम के घोटालों की बात करेंगे तो शाम क्या कई शाम निकल जाएगी गिनाने में और बताने में और समझाने में। उसके ऊपर पूरा किस्सा सबको पता है। मुख्यमंत्री आपके जो पुराने हैं उन पर भी कई केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं। डीएनएस का घोटाला, लैंड का घोटाला, वाड्रा साहब आपके जो जवाई दामाद जी हैं उनके ऊपर, और राहुल गांधी तक बात चली जाएगी, बात लंबी हो जाएगी। कृपया करके घोटालों की बातें, करप्शन की बातें, कांग्रेस वाले तो इस पर ज्यादा बोलने से नुकसान नहीं है। जबकि हमारे यहाँ पर जो खट्टर साहब ने जो सरकार चला रहे हैं वो एक कोशिश है, एक प्रयास है ट्रांसपेरेंसी का, और ये ओवरनाइट नहीं सफाई हो सकती। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार जो है वो महासूर की तरह फैला हुआ है। ये कह रहे कि पकड़े गए, तो क्या चोरों को पकड़ना एक उसके अंदर एक डैडी ने राइट हुए और दैट उनको जाने दें और उनको पकड़े भी ना, उनको सस्पेंड भी ना करें? मतलब एक तो पकड़ा ताकि, और अगर किसी को सजा मिल रही है, आज आप देखिए कब किसी आईएएस ऑफिसर को, कब किसी जुडिशरी में, कब किसी डायरेक्टर को आप, और इन लोगों को कब इनको चार्जशीट हुई, कब ये टर्मिनेट हुए। जबकि मिली भगत के अंदर जो एक ट्रायंगल के अनुसार कार्य करता था, उस कार्य के अंदर बहुत बड़ी सेंध हमारी हरियाणा सरकार ने व भारतीय सरकार ने लगाने में सफलता प्राप्त की है। एक डर का माहौल जब तक भ्रष्ट व्यक्ति के दिमाग में नहीं आएगा कि उसके ऊपर लगाम लग सकती है, तब तक ये भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है, केवल ढींगरा जी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, खराब फसलों को मुआवजा यानी कि किसान, इन तमाम मुद्दों के साथ कुछ और मुद्दे भी हैं जो आप लोग उठाने वाले हैं सत्र में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आंगनबाड़ी सड़कों पर है, जिस तरह से जो कर्मचारी है, कच्चे कर्मचारी वो सड़कों पर हैं, जिस तरह से लोग जो है आज अपनी भर्ती की मांग कर रहे हैं, वो ये बेरोजगारी जो है इस समय बहुत चरम सीमा पर है। जिस तरह से क्राइम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत सारी चीजें हैं। और इस तरह से ही और भी जिस तरह से बिजनेसमैन जो है कोरोना काल के अंदर उनके काम चले गए, 50% फैक्ट्रियां बंद हो गई, एजुकेशन सेक्टर खत्म हो गया। इस तरह से ही कई चीजें, और टूरिज्म सेक्टर खत्म हो चुका है कि उनकी लोगों की बहाली किस तरीके से होगी, वो लोग पटरी पे कैसे जाएंगे। किसानों की शहादत हुई इतनी सारी हरियाणा के अंदर, उनको उनके साथ क्या होगा? फसलों का अभी बारिश के अंदर जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा कैसे मिलेगा? बहुत सारी चीजें हैं और वो सारी चीजों के मसले पे जो है विधानसभा के अंदर सारे मामले उठाए
अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, तो वो किसके इशारे पे ये काम कर रहे हैं कि वो भर्तियां करने के लिए पैसे ले रहे हैं, तो वो उसके लिए कोई उसके ऊपर का अधिकारी पकड़ा ही ना जाए, उसके लिए कोई इंक्वायरी ना हो। हम जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे थे, कौन सी जुडिशियल इंक्वायरी आपने लगाई? आप कहते हो कि पुराने मसले खुल जाएंगे, तो आपने किसने रोका हुआ था आपको पुराने मसले आप ना उसके ऊपर खोलिए? आपने पुराने मसले खोले भी, उनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरियां भी मांग करी, लेकिन आज तक क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा कुछ मसला था ही नहीं। जब वो कोर्ट के अंदर न्यायालय में मामला है, कोर्ट में जब सारी चीजें क्लैरिटी के रूप में आ जाएगी, तो जिस तरह से 2G स्पेक्ट्रम का जज ने ये पूछा कि ये तो घोटाला था ही नहीं, इसी तरीके से ये भी सारी चीजें ऐसे ही आ जाएंगी। लेकिन आज जो करप्शन हो रही है, जो रंगे हाथ अधिकारी पैसे देते हुए पकड़े जा रहे हैं और जो जेल में जा रहे हैं, वो किसके इशारे पे पैसे ले रहे हैं? मैं जवाब ले लेती हूँ प्रोफेसर विदु रावल। ठीक है ढींगरा साहब, फिर आ जाऊंगी। प्रोफेसर विदु रावल, छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं, अच्छी बात है, वो तो पकड़ना ही पड़ेगा। बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, सवाल है ढींगरा साहब का। हम बड़े बड़े मगरमच्छ पकड़ रहे हैं और मगरमच्छ ही बिलबिला रहे हैं, और मगरमच्छों को पता है कि आंच जो है जांच की इनके घर तक आ रही है, इसलिए ये पहले से भूमिका तैयार कर रहे हैं। क्या आप ये कह रहे हैं किस प्रकार से जब इनको पकड़ा जाएगा, इनकी शय पर ये सब हो रहा था? क्या आप ये कह रहे हैं कि इनकी शय पर जो सत्ता में नहीं है, इनकी शय पर ये सब हो रहा था? नहीं। हाँ, मुझे कंप्लीट करने दिया। बिल्कुल। मैं ये स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि कांग्रेस की जो एक इकोसिस्टम है, जो सत्ता में रहकर भ्रष्टाचार करता है, वो सत्ता से जब बेदखल होता है तब भी जनता को गुमराह करता है, तब भी अलग तरह के फ्रॉड्स करता है। और इसका एक उदाहरण देता हूं आपको मैं। हमारे इस पैनल में इंडियन नेशनल लोकदल का कोई प्रवक्ता नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल का जो रोहतक का जिले का अध्यक्ष है, वो आज फरार चल रहा है। पेपर लीक करवाने के मामले में वो आज फरार चल रहा है, और उसके घर में आज भी इंडियन नेशनल लोकदल जिला रोहतक का कार्यालय चल रहा है। तो ये दूसरा उदाहरण देता हूं। अभी आपकी डिबेट में हमने देखा कि एक प्रबुद्ध व्यक्ति जो है गलत जानकारी के आधार पर सरकार को गरिया रहे थे। ये कांग्रेस का इकोसिस्टम रहा है कि जो इस प्रकार का भ्रम पैदा करती है कि ये तो एक लर्नेड व्यक्ति थे। आम जनता को किस प्रकार से ये भर पाते होंगे अपने झूठ के साथ। अब एक झूठ इन्होंने यहां पर बोला, और मैंने आपसे कहा, आपसे निवेदन किया को रिपीट करवाएं। इन्होंने कहा कि 37 पेपर लीक हो गए। फिर इन्होंने ऐसा दावा किया कि इनके पास वो लिस्ट है 37 पेपर की। तो मेरे पास एक पेन है और मेरे पास ये कागज है, मैं नोट करना शुरू करता हूं। वो 37 पेपर के नाम बता दें, और अगर 37 नहीं बता सकते 30 के बता दें, 30 नहीं बता सकते 15 के बता दें, 15 नहीं बता सकते 7 के बता दें, लेकिन झूठ ना बोले। आज 7 पेपरों के नाम बता दें, 37 भी छोड़ो। मैं नोट कर रहा हूं, शुरू कीजिए। ढींगरा साहब, आप HCS 7 पेपरों के नाम बता दीजिए, और नहीं तो माफी मांग लीजिए झूठ बोलने की। आप सुनिए ना। हाँ बताइए। HCS के पेपर, HET के पेपर, उसके बाद आ जाइए HCS के पेपर। एक मिनट गलत। अरे भाई रुक जाओ। HCS का कौन से सन का पेपर? अरे सर, दोनों सन के। अरे भाई ऐसे तो नहीं ना, सारे पेपरों के नाम नहीं बताते। जिसके अंदर एक सुन लीजिए ना, जिसके अंदर 2019 में, 20 में, 21 में, कब का एक भी पेपर नहीं बता पाएंगे ये। हाई कोर्ट का एडीजे जेल में गया था, बलविंदर शर्मा। आप सुन लीजिए, आप ही के कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल के अंदर। अब मुझे ब्रेक पर जाना है ढींगरा साहब, आप फटाफट 7 पेपरों के नाम बताइए, मैं ब्रेक पर जाऊं, बाद में जवाब लूंगी। नाम बोलिए आप। मैं बता रहा हूँ। HET का पेपर, HCS का पेपर, और इस तरह की पूरी एक लिस्ट है, फर्जीली पूरी की पूरी लिस्ट मैं बता रहा हूँ आपको। इंग्लिश का पेपर 7 नहीं बता पाएंगे, ये मैं बता रहा हूँ। 7 पेपर नहीं बता पाएंगे। आप सुनिए तो और झूठ चल रहा है इनका। आप सुनिए ना, चुप थोड़ी हो गए, सुनिए। झूठ बोलते हैं। 2 पेपर के नाम बताए, दोनों गलत। भर्ती बोर्ड के कितने पेपर, जितनी भर्तियां हुई है, अब सारी गिन लीजिए, ऑलमोस्ट सारी की सारी। पुलिस की भर्ती हुई थी, उसका पेपर लीक हो गया था। आप अभी तो आप कह रहे थे 7 पेपरों के नाम बताओ, तो मैं बताने लगा। मैंने जवाब देना है इस बात का। बिल्कुल, आप इनका जवाब दीजिएगा। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम लौटेंगे प्रोफेसर विदु रावल के जवाब के साथ। हरियाणा का बजट सत्र बहुत ज्यादा हंगामेदार होने वाला है। हंगामा क्यों और कितना बरपेगा, इसी पर लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
I am joining digital marketing course, best course. मेरे इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट टू एंड कंप्लीटली सिखाई जाती है। Nowadays, live projects, group discussions, case studies के साथ अगर कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, तो ही बेस्ट रहता है। मेन थिंग इज मेंटर सारी जिंदगी डाउट्स क्लियर करवाएं। मगर सबसे बड़ी बात होती है 100% प्लेसमेंट, जो HSIM के अलावा कोई और नहीं देता। मतलब हम सब HSIM ज्वाइन कर रहे हैं। Fast forward your career with HSIM Digital Marketing Institute. देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। हर खुशी के मौके पर खुशियाँ पहुँचाना लक्ष्य का लक्ष्य। टुडे फुटवेयर की नई रेंज हर उम्र के लिए। पैरों के स्वास्थ्य का रखे ख्याल सालों साल। मेंस और वुमेन्स फुटवेयर की नई आकर्षक रेंज के साथ आपके पैरों को दे आराम टुडे फुटवेयर। आओ करें टुडे बेहतर। I am joining digital marketing course, best course. मेरे इंस्टीट्यूट में डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट टू एंड कंप्लीटली सिखाई जाती है। Nowadays, live projects, group discussions, case studies के साथ अगर कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, तो ही बेस्ट रहता है। मेन थिंग इज मेंटर सारी जिंदगी डाउट्स क्लियर करवाएं। मगर सबसे बड़ी बात होती है 100% प्लेसमेंट, जो HSIM के अलावा कोई और नहीं देता। मतलब हम सब HSIM ज्वाइन कर रहे हैं। Fast forward your career with HSIM Digital Marketing Institute. देश विदेश से शादी में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए परेशान हूँ कि हलवाई के लिए शुद्ध देसी घी, दूध, पनीर, बटर और मिठाइयों के लिए मावा बापू कहाँ से आएगा? लक्ष्य फूड वाले इतने बढ़िया प्रोडक्ट और सारे फंक्शन खातिर रीजनेबल रेट पे घर तक पहुँचाए हैं, और वो भी सिर्फ एक कॉल पे। हर खुशी के मौके पर खुशियाँ पहुँचाना लक्ष्य का लक्ष्य। हरियाणा के बजट सत्र पर लगातार डिबेट कर रहे हैं, पैनल के पास वापस जाए उससे पहले आपको थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। इसी बजट सत्र में तमाम तरह की तैयारियों को लेकर हरियाणा कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने। उन्होंने क्या कहा वो पहले सुन लीजिए, फिर पैनल के पास चलते हैं। या आशा वर्कर हैं, और कल वो गीता जी वहाँ गई थी एक्सटेंशन लेक्चरर को वहाँ लाठीचार्ज किया गया, उनको महिलाओं को चोट लगी है। तो इस प्रकार से विभिन्न आशा वर्कर्स हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे आपके गेस्ट टीचर्स हैं, या SPOs हैं, एक्स सर्विसमैन, जो कि 18,000 रुपये उनको महीने के मिलते हैं और कई साल से लगे हुए हैं अब, लेकिन किसी 55 साल उम्र हुई है उसको एक्सटेंशन नहीं दे रहे, जबकि वो सर्विस को उनकी सर्विस रेगुलराइजेशन है। इस तरह बहुत सारे इशू हैं। फिर BBMB का इशू है। फिर जो युवाओं के साथ जो धोखा हो रहा है, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट रेजिडेंस 15 से 5 साल कर दिया है, हमने जो दिया था, आपने दिया था ना उसका कॉल अटेंशन दिया था, वो रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन ये मुद्दे हम उठाएंगे, बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे हैं। NCR का जो है, जो फायदा होना चाहिए, पहले तो मैंने तो अपने टाइम में इंक्लूड करवाए थे महेंद्रगढ़ तक, महेंद्रगढ़, करनाल, भिवानी, जींद, सब NCR, उसका बहुत लाभ मिलता है विकास में, बहुत उसको लाभ मिलना चाहिए। ये NCR का एरिया नहीं घटाना चाहिए। जैसे ये आपका रैपिड रेलवे है पानीपत से अलवर तक, वो NCR के रीजन की वजह से सबसे पहले था। इस तरह जैसे मेरठ NCR के एरिया में था, उधर बन रही है। इस प्रकार बहुत सारे वो हैं। मेट्रो है, जैसे मेट्रो लेके आए हम, बहादुरगढ़ तक लेके आए हम, गुड़गांव तक लेके आए, उसका एक्सटेंशन का भी था, और फरीदाबाद तक लेके आए, बल्लभगढ़ तक हम लेके गए, और उसका एक्सटेंशन होना था NCR का, जैसे पलवल तक भी जाएगी, यहाँ रोहतक NCR में रोहतक तक भी आएगी। अगर ये इलाके भी उसमें होते तो मेट्रो लाने में लाभ होगा। तो
किसी भी प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, और एनसीआर में रहने से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद मिलती है। कितने मुद्दों पर सर आपने कोई ध्यानाकर्षण है, काम रोको प्रस्ताव भी लाने का कोई विचार है? क्योंकि जैसे यूक्रेन वाला इशू है या यूक्रेन का है, नहीं यूक्रेन का है जो उसका ला रहे हैं, और बीबीएमबी का भी ला रहे हैं, और मतलब ये कई कॉल अटेंशन भी दी हैं, और प्रॉपर्टी आईडी की है, रेजोल्यूशन भी दिए हैं, और आपका एडजॉर्नमेंट मोशन भी दिए हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन की भी बात कही है, और 0 आवर में क्या क्या होता है इसकी भी चर्चा की। प्रोफेसर वेदु रावल के पास सीधे रुख करेंगे। प्रोफेसर साहब, हुड्डा साहब के तर्कश में ढेर सारे कमान हैं, एक के बाद एक तीर वो जो चला रहे हैं, आप जवाब के लिए कितने तैयार हैं? मैं बाद में आऊंगी, जो उन्होंने शुरू में कहा, जो उन्होंने बाद में कहा उस पर आपकी प्रतिक्रिया पहले जानना चाहती हूँ कि उन्होंने एनसीआर के क्षेत्र को बढ़ाया, दायरा बढ़ाया ताकि विकास की परिपाटी गढ़ी जा सके। आप लोग घटाने की बात कर रहे हैं क्या? महेंद्रगढ़, भिवानी, जींद में जितना विकास हो जाना चाहिए था उनकी कोशिशों की बदौलत इसे एनसीआर में शामिल किया गया, वो कह रहे हैं उतना नहीं हुआ। आप लोग कहा तो पलवल और रोहतक को इसमें शामिल करते, लेकिन आप लोग नहीं कर पाए। सुना आपने? देखिए, अभी इन क्षेत्रों की, चाहे जींद हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे भिवानी का लोहारू हो, अलग अलग क्षेत्रों से मांग आ रही है कि उनको एनसीआर क्षेत्र से बाहर निकाला जाए। लेकिन क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जिस प्रकार से सख्त रुख रहता है, और रहना भी चाहिए, कैपिटल रीजन के लिए रहना चाहिए, लेकिन अगर कैपिटल रीजन को आप इतना बढ़ा देंगे तो निश्चित तौर पर आमजन को समस्या रहती है, और बहुत सारी उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस आती है। अभी हम अखबारों में रोज पढ़ रहे हैं कि महेंद्रगढ़ की जनता हो, चाहे जिंद की हो, चाहे लोहारू के लोग हों, अलग अलग लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि वहां उनको एनसीआर क्षेत्र से अगर किसी प्रकार से रियायत मिल सके तो बेहतर है, और सरकार भी इन बातों पर लगातार संज्ञान लिए हुए है। उस पर देखेंगे क्या करेंगे। तो वो किस प्रकार से इसको उपलब्धि बता पा रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही बात। खैर, उन्होंने अपनी उपलब्धि बताने के साथ साथ आपको क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। अपनी उपलब्धि ही नहीं बताई उन्होंने, आप पर क्वेश्चन मार्क भी बड़ा सा लगाया कि आप लोग कोशिश अगर करते तो मेट्रो का जाल, उपलब्धि क्या है इसमें? वो गिनवा रहे हैं ना कि एनसीआर में मैं लेकर आया यहाँ पर ताकि विकास हो सके। आप लोग एनसीआर का दायरा नहीं बढ़ा पाए, बल्कि घटाने की बात वो कर रहे थे। वो कह रहे कि आप लोग मेट्रो का जाल ज्यादा नहीं बिछा पाए, आप लोगों को कहा तो बल्लभगढ़ से आगे मेट्रो लेकर जाना चाहिए था, वो आप लोगों ने नहीं किया। दूसरे लाइंस के लिए भी वो जिक्र कर रहे हैं, वो रैपिड मेट्रो की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं कर पाए आप लोग। देखिए, अच्छा नहीं लगता ये कहना कि एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री इतने स्पष्ट तौर पर झूठ बोल रहे हैं। ये बात थोड़ा बुरा लगता है कहते हुए, लेकिन सच यही है। अगर बल्लभगढ़ की बात करें तो बल्लभगढ़ के अंदर मेट्रो जो है 2019 में आई है। राजा नाहर सिंह जो मेट्रो स्टेशन है 2019 में आया। 2 स्टेशन जोड़े थे जिसमें बल्लभगढ़ जुड़ गया था, बल्लभगढ़ वाला क्षेत्र जुड़ा था। फरीदाबाद के अंदर आधे से ज्यादा फरीदाबाद में हमारे शासन में रहा है। अब आजकल एक नया सा ट्रेंड चला है कि कुछ भी बोलकर चले जाओ। ये लोगों की जानकारी पर, लोगों के ज्ञान पर जो ये लोग संदेह करते हैं। और मैं अभी आज की डिबेट में ही देख रहा था किस प्रकार केवल ढिंगड़ा जी जो है छाती पर हाथ मारकर बार बार राजा नाहर सिंह का आपने जिक्र किया तो मुझे मैं याद दिला दूं, जब राजा नाहर सिंह का आपने जिक्र किया, जब आप लोगों ने वहां पर उद्घाटन समारोह का जो भी वहां पर जो आयोजन रहा था, तब खुद कहा था हुड्डा साहब ने फीता काट सरकार है जी। आप लोगों ने फीता काटा, मेहनत उनकी थी, ये बात आई थी। नहीं तो वो तो यही कहेंगे ना जी। हम 2019 में जाकर उसका उद्घाटन हुआ। हाँ। और हुड्डा साहब जो है अक्टूबर 2014 से पहले मुख्यमंत्री थे। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि 5 साल तक वहां पर धूल जम रही? नहीं, उनकी बात का जवाब। हुड्डा साहब ने क्या अच्छा मुहूर्त नहीं मिला था हुड्डा साहब को फीता काटने का? नहीं, हुड्डा साहब को क्या उसके आगे फीता काटने का मुहूर्त नहीं मिला था क्या? किसी पंडित जी ने मना किया था उन्हें? आज का जो उनका सवाल है वो ये कि आप नहीं बढ़ा पाए, आपने और काम करना चाहिए था, आप नहीं कर पाए। हमने बढ़ाए ना जी, मैं तो बता रहा हूं। आधे से ज्यादा फरीदाबाद हो, चाहे गुरुग्राम की बात हो, हमने मेट्रो का जितना स्पीड से जाल बिछाया। दूसरा, हम करनाल तक ले आए हैं। अब ये एक प्रोजेक्ट पे बड़ी तेजी से काम चल रहा है
जो पानीपत होते हुए सोनीपत, पानीपत और करनाल तक लेकर आ रहे हैं, ये जहां तक एनसीआर रीजन नहीं लेकर आ पाए, हम वहां तक जो है रैपिड रेल की वहां पर जाल बिछा रहे हैं। लेकिन खैर, अभी मैं सुन रहा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो भूल जाते थे, उनको कोई उनका सहयोगी या पत्रकार कान में बता देता था और बोलता था, वो भी आवाज आ रही थी कि किस प्रकार से वो बीच बीच में उनको मुद्दे ही याद नहीं। ये तैयारी है, लेकिन खैर मैं उन पर व्यंग नहीं करना चाहता, वो वरिष्ठ। देखिए आऊंगी सर, आऊंगी। अभी मेरी बात, लेकिन सवाल नहीं लिया था मैंने, बस ठीक है, रिएक्शन एक छोटा सा। प्रोफेसर साहब कंप्लीट कीजिए। मैंने जैसा कहा बहुत सारे तीर है उनके तर्कश में। कोई नहीं, आप थोड़ी देर हंसिए, आप थोड़ी देर हंसिए, जरा बात नहीं, तर्कश में तीर नहीं है ना। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ ना, अभी कुंडली तक जो मेट्रो का विस्तार हमारे केवल जी मैंने बड़े धैर्य से आपकी केवल जी 2 मिनट रिस्पॉन्ड करना है मुझे। ढींगरा साहब 2 मिनट, मैंने धैर्य से आपकी बात। केवल जी केवल 2 मिनट दीजिए, रुक जाइए। हाँ प्रोफेसर साहब। केवल जी मुझे तो अब रिस्पॉन्ड करना है। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें रिकॉर्ड पर कह रहा हूं, और जिस प्रकार से केवल जी को मैं चैलेंज किया था कि 37 पेपर नहीं बता सकते तो 30 बता दीजिए, 30 नहीं बता सकते 15 बता दीजिए, 15 नहीं बता सकते 7 बता दीजिए, 37 कह रहे हैं 7 तो बता दीजिए, और वो 2 और 3 तक भी नहीं पहुंच पाए, जो बताए वो भी गलत बताए। एक बार रुक जाइए। अरे सुनिए, अच्छा अब मैं एक और बात कहता हूं, एक और रिकॉर्ड पर बात कह रहा हूं, केवल जी नोट कीजिएगा बात। ये 2014 में 26 अक्टूबर 2014 को मनोहर लाल सरकार बनी थी। तब से लेकर आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 2 मार्च 2022 को, आज तक एक भी पेपर, एक भी, आप 37 बोल रहे थे, मैं एक भी पेपर कह रहा हूं जिसको किसी न्यायालय ने, चाहे वो हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या कोई भी न्यायालय हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, एक भी न्यायालय ने अगर कैंसिल किया हो तो बताएं। और इससे पहले कि आप जवाब दें, मैं लिस्ट बता देता हूं कि आपके कितने पेपरों को माननीय न्यायालय ने जो आपके कितने पेपरों को जो है खारिज किया, ये भी जो लेटेस्ट लिस्ट है, और इसको भी नोट कीजिएगा। नहीं, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम आने लगी। मैं दोबारा आऊंगी प्रोफेसर साहब, जब तक हम ऑडियो ठीक कर रहे हैं। केवल ढींगरा जी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर और पेपर लीक पर आपको जवाब मिल गया क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपने पिछले दिनों खुद भी कवर किया था कि पुलिस की जब भर्ती लीक हुई थी, उसके बीच में 8,39,000 जो बच्चे थे उनके साथ धांधली का मामला था, क्योंकि पेपर लीक हो गया था और 8,39,000 बच्चे जो थे उन्होंने पेपर भरा था। और आपने भी कई बार जिक्र किया उसके बीच में कितना पैसा इस सरकार ने पेपर करवाने के लिए लिया गया, और वो पेपर लीक हो गया। 8,39,000 बच्चे थे। ये कहते हैं न्यायालय में कौन सा गया। मैं कहता हूँ न्यायालय के लिए आप जांच तो बिठाइए, एक भी जांच तो दी नहीं न्यायालय के लिए। अगर आप जांच देंगे तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। अनिल नागर, एक एचसीएस ऑफिसर जो सेक्रेटरी है एचपीएससी के, वो पैसे लेते हुए पकड़े गए, उनको अरेस्ट कर लिया। आप ये बताइए कि उसके ऊपर कौन सी जांच बिठाई इन्होंने। अगर ये जुडिशियल जांच बिठाते तो जुडिशियल जांच में ही तो निकल के आता ना कि उसने किसके कहने। ये सवाल आप पूछ चुके हैं, अब आप रिपीट कर रहे हैं। कुछ और सवाल है? मैं लूंगी, मैं बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सवाल, दोबारा सवाल आया, दोनों से जवाब लूंगी। हाँ अतुल आहूजा, बोलिए। इतिहास गवाह है कि जहाँ पेपर लीक की बात है, मैं अपना देश बताता हूँ। 1982 के लेकर मैंने पीएलटी का पेपर दिया था रोहतक में। और जवाहरलाल लाल जी उस समय वीसी थे, और बिल्कुल पेपर जो है लीक हो गया, और बच्चों में जो रिजर्विंग कैंडिडेट थे उसकी बजाय अफकोर्स जिन्होंने पैसे देके 40-40 हजार में पेपर दिया। 2 पेपर लीक होने की बात चारों तरफ फैल गई, पेपर कैंसिल हुआ, 3 दिन बाद दोबारा हुआ, और फिर वो पेपर दोबारा लीक हो गया। और अनफॉर्चुनेटली आई वाज वन ऑफ द विक्टिम। कुछ नहीं हम कर पाए, सिर्फ हम मन महसूस के बैठ गए। इसकी इतिहास की बात है, ये पहली बार सरकार है जो पूरी तरह सख्ती से उन पर कार्रवाई भी कर रही है, उनको घर तक जा रही है, उनको ढूंढ के उनको अरेस्ट भी कर रही है। और इसके अंदर मास्टर माइंड लोग कौन है, उनके कारण मीडिया तो क्या, इवन अभी उसके अंदर पता चला कि ये उनके जो बैठे हैं इसके पीछे जो इसको हैक करते हैं, दे आर नॉट इन इंडिया, दे आर इवन इन फॉरेन कनेक्शन। ये एक छोटी चीज नहीं है जिसको ओवरनाइट आप पकड़ लें, इसके ऊपर काम हो रहा है, बड़ी सख्ती से कार्रवाई हो रही है। ये ठीक है, जवाब मिल गया आपको ढींगरा साहब?
सुन नहीं पाया, उसमें आवाज नहीं आ पा रही थी। वो कह रहे इस पर हम काम कर रहे हैं, जो भी दोषी है उसे हम पकड़ रहे हैं, उन्हें सजा दी जा रही है। पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे, पहले तो ये मान रहे थे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं। पेपर लीक बताओ कौन से हुए हैं? अब कह रहे हैं कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कौन सी जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई, मेरे को बता देना। इस जुडिशियल इंक्वायरी की बात तीसरी बार आ गई। प्रोफेसर विदु रावल, थोड़ा बहुत जल्दी से बोलिएगा जुडिशियल इंक्वायरी पे, क्योंकि हुड्डा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरंभ में जो बातें कही है, मुझे उस पर जवाब लेना है। हाँ प्रोफेसर साहब। देखिए जांच की आंच क्योंकि हुड्डा साहब के घर तक पहुंच रही है, इस कारण से हुड्डा साहब के गुर्दे को मार्केट में बैठकर लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं, झूठ बोलकर लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं, जेब काट रहे हैं, और उसकी आंच जो है हुड्डा साहब तक पहुंच रहे हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि जांच को डिरेल कर दें। देखिए समाचार इस बात का है कि कोई घोटाला उजागर हुआ है, समाचार घोटाले पर कार्रवाई करने का है, चाहे मीडिया की बात हो चाहे विपक्ष की बात हो। सरकार ने अभी अभी कोई घोटालेबाज पर कार्रवाई की है, उनको घोटाले का नहीं पता चला, घोटाले पर कार्रवाई का पता चला, तब ये सोकर जागे हैं। खैर मैंने उनको एक चैलेंज किया था कि वो एक भी पेपर बता दें जो कोर्ट में हमारा रद्द किया हो। अब मैं एक अरे सर कोर्ट में गया कौन? कोर्ट में कौन गया? अब आप दोनों शांत हो जाइए। अगर आप घोटाले पर एक्शन ले रहे हैं रावल साहब, तो ये अंडरस्टूड है कि घोटाला हुआ है इसलिए एक्शन ले रहे हैं। अगर आग लगी है तभी आप बुझा रहे हैं। एक बात अब आप सुनिए, पहले मेरा सवाल नहीं, वक्त कम है सर, रुकिए मेरा सवाल ले लीजिए। हुड्डा साहब को आपने भी सुना होगा, हर्फ दर हर्फ सुना होगा। शुरू में उन्होंने जो बातें उठाई, आपको धोखेबाज बताया, एक्सटेंशन लेक्चरर्स के साथ धोखा, आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ धोखा, शिक्षकों के साथ धोखा, किसानों के साथ धोखा, बिजली कर्मचारियों के साथ धोखा, 75% आरक्षण के नाम पर युवाओं के साथ धोखा। वो धोखेबाज सरकार बता रहे, कह रहे इस सरकार से हर वर्ग परेशान है। ये पहली बार नहीं कहा है, ये पंक्ति तो वो जब भी उनसे बाइट ली जाती है, बयान लिया जाता है, वो कहते हैं कि आपसे हर सेक्टर परेशान है। हाँ वो एक उन्होंने, आपने खुद ही बताया ना, जब भी पूछते हो तो बता। आज गिनवाया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किन किन मोर्चों पर विफल रहे आप। अनामिका जी, हाँ अनामिका जी, उन्होंने एक टेम्पलेट बनाया हुआ है, वो रटा रटाया जो है, जब भी बोलते हैं उस पर बोल देते हैं, उसमें कुछ तथ्यात्मक चीज नहीं है। लेकिन मैं इस बात को कंप्लीट करने का बहुत देर से प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ डिबेट भी खत्म होने वाली है। इन सवालों का भी जवाब दे दीजिएगा। एक बार मुझे वो कंप्लीट करने दीजिए। बिल्कुल 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 जी। मैंने चैलेंज किया था कि एक भी पेपर ये बताएं न्यायालय में गया। ये कहते जी न्यायालय में जाएगा कैसे, तो इनके समय किस प्रकार जाया करता था उसकी एक लिस्ट बता देता हूं मैं। 2007 में 786 पदों के लिए केनाल पटवारी का पेपर कोर्ट ने रद्द किया। मुझे लग रहा है सर, एक सेकंड मुझे लग रहा है शायद वो इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी की बात आपसे पूछ रहे थे। अब गिनवाइए, अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन उस पर भी बोल दीजिए। नहीं, सुनिए, ये जो पेपर रद्द हुए थे, ये जो पेपर हुड्डा साहब के समय रद्द किए थे, कोर्ट में रद्द किए थे, वो हुड्डा साहब की अनियमितताओं के कारण किए थे। उन पर जुडिशियल इंक्वायरी नहीं हुई थी। उसमें प्राइवेट व्यक्ति, कोई विधु रावल नाम का कोई जैसे व्यक्ति जो है, कोई आहूजा साहब जैसे लोग जो है, जिनके साथ मार हुई थी, वो लोग गए थे कोर्ट में, उनको कोर्ट ने न्याय दिया। अभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ 2014 के बाद कि एक भी। इस विषय को समझने का प्रयास कीजिए पहली बात। और मैंने इसलिए इनको चैलेंज किया कि 7 साल में केवल ये एक बार चुप हो जाइए, आप जो पेपर लीक में जो एक्शन लिए जा रहे हैं, सवाल उनका उसको लेकर है। आप अपनी सरकार की बात कीजिए। आप बजट लाने वाले हैं, ये जवाब नहीं हुआ ना सर। सदन के पटल पर यही कहेंगे आप लोग कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या विपक्ष के स्टार अनस्टार सवालों का जवाब देंगे, या यही कहेंगे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? सदन के पटल पर क्या जवाब रहेगा? दोनों ही बातें कहेंगे। हाँ। अनामिका जी, दोनों ही बातें कहेंगे। हाँ। देखिए, सवाल उठाने वाले को पहले अपने हाथ साफ करके आने चाहिए। दूसरी बात, हमें भी तो किसी मानक से तय करोगे ना। हम कह रहे हैं कि एक भी कोर्ट ने हमारे एक भी पेपर रद्द तो करना दूर, हमारी भूरी भूरी प्रशंसा की है, हमारी पीठ थपथपाई है। ये यहाँ झूठ बोल रहे थे कि किस प्रकार हमारे आयोग को कोर्ट ने कहा था कि देश का सबसे निष्पक्ष आयोग है, और हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने नहीं, देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। इनके आयोग को 2012 समेट दीजिए ना प्रभु। अब आ जाइए हुड्डा साहब पर, आ जाइए, समेट दीजिए जल्दी से। ढींगरा साहब के जवाब को समेट आऊंगे। अतुल जी फाइनल कमेंट के लिए आऊंगे, रुक जाइए। समेटना ये चाहता हूँ कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा शासन तैयार किया
जिसमें हमारे खिलाफ अगर लोग कोर्ट में भी जाते हैं तो सरकार की पीठ थपथपाई जाती है कोर्ट में भी, क्योंकि हमारा जो शासन है वो पारदर्शी शासन है। हमने भ्रष्टाचार मुक्त किया है हरियाणा को, जहां पर कहीं पर भी कोई गड़बड़ मिलती है तो हम कार्रवाई करते हैं। ये हमारी कार्रवाई है, ये कोर्ट कार्रवाई नहीं करता, हम कार्रवाई करते हैं। युवाओं के साथ 75% के नाम पर धोखा कर रहे हैं आप, मुआवजे के नाम पर किसानों से धोखा, एक्सटेंशन लेक्चरर्स के साथ, आंगनबाड़ियों के साथ धोखा। कुछ दिनों पहले तक हुड्डा साहब देश और प्रदेश की जनता को कह रहे थे कि प्रदेश की जनता कांग्रेस के साथ धोखा कर रही है क्योंकि उनको वोट नहीं करती। उनकी बौखलाहट का कोई इलाज नहीं है। हमें निरंतर प्रदेश में भी और देश में भी निरंतर हमारे जनता का साथ मिल रहा है, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। अवैध खनन पर क्या जवाब होगा आपका? अवैध खनन पर अवैध खनन के हमने मामले घटाए हैं। इनके समय 1200 करोड़ रुपए सालाना का राजस्व मिलता था, हम उसको 6900 यानी 6900 करोड़ रुपए तक के राजस्व को लेकर आए। ये अपने आप में प्रमाण है कि हमने उसको जब आप जीएसटी की सरलीकरण की बात करते हैं, मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट पूछ रही हूँ और बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप प्रोफेसर साहब, जब आप जीएसटी की सरलीकरण की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं कि कैसे उसे सरल बनाएंगे? देखिए, जीएसटी जब बना था उसके साथ ही ये बात स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने कही थी कि इसको हम बड़े लिक्विड रखेंगे। हम देखेंगे कहाँ पर किस प्रकार से राहत मिल सकती है। इसी सत्र में बताएंगे, इसी सत्र में बताएंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है, चलिए हम लगातार सरलीकरण कर रहे हैं। सत्र में बताएंगे ना? जी बताएंगे। ठीक है, अतुल आहूजा जी कुछ बोल रहे थे, जल्दी से। मैडम, ऐसा है करप्शन के ऊपर आप ये देखिए, बिना किसी भारत के आज जो नौकरी मिल रही है, हमारा एक भी नेता कह दे इसका कोई भाई भतीजा या उसका जानकार लाइन तोड़ के एक चपरासी की भी नौकरी हम नहीं लगवा सकते, हमारा सीएम नहीं लगवा सकता, हमारा मंत्री नहीं, हमारा एमएलए हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है, जो नीडी आदमी है, जो डिजर्विंग है, उसके घर पर नौकरी जा रही है। आप गांव शहर के अंदर जाके देखिए, आज हमारे यहाँ के अंदर हरियाणा के अंदर जब पेपर उठते हैं तो कितनी स्टेट का भी बच्चा आकर ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर उत्साह बढ़ा है कि आज गरीब का और डिजर्विंग कैंडिडेट को नौकरी मिलेगी, ना कि सिफारिशी को मिलेगी। आप कोई भी शहर के अंदर किसी एग्जाम हो, आप जाके देखिए, आपको गाड़ी निकालने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना ज्यादा कैंडिडेट इसलिए आ रहा है तो इसका भरोसा बड़ा है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, यहाँ पे जेन्युइनिटी है। ये काम हरियाणा सरकार ने किया। चलिए ठीक है, केवल डिंगरा जी, ट्रांसपेरेंसी है हमारी सरकार में, योग्य के पास उनके दरवाजे तक नौकरी पहुंच रही है। कोई भी मंत्री या कोई भी संतरी अब नौकरी नहीं लगवा सकता कि मेरे जान पहचान वाले, हमने पर्ची खर्ची खत्म कर दिया। आप लोगों को नौकरी को लेकर जवाब मिला है? देखिए, पिछले 8 सालों के अंदर जब भर्ती ही नहीं हो रही तो पर्ची खर्ची किस बात की? ना तो भर्ती नहीं है तो फिर पर्ची खर्ची होगी नहीं। आज सारे सड़कों के ऊपर लोग इसीलिए है क्योंकि वो बेरोजगारी की समस्या झूल रहे हैं। जो हमारे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी जो 3% थी वो 37% हो चुकी है। तो पर्ची खर्ची कहां से होगी? पर्ची खर्ची तब होगी जब किसी की नौकरी लगेगी, तो नौकरी लगेगी नहीं तो पर्ची खर्ची होगी नहीं। दूसरी बात ये है कि जो अभी 75% रोजगार देने की इन्होंने जो बात करी थी कर्मचारियों को, तो वो तो कोर्ट ने ही बैन कर दिया। फिर उसके बाद ये अगली कोर्ट में चले गए, उन्होंने फिर ये इनके पास कोई खाका जो है वो है ही नहीं है, क्योंकि ये लोगों के साथ जो एक बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा बना रहे हैं, क्राइम में नंबर 1 हरियाणा बना रहे हैं, जो कि खुशहाली में नंबर 1 हरियाणा होना चाहिए था। 750 किसानों की शहादत हो गई। एक भी किसी मंत्री ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसी भी आदमी ने मरहम नहीं लगाया उन किसानों के ऊपर, और ये कह रहे हैं हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं। फिर दूसरी बात कहते हैं कि हम बिजली से जगमग कर रहे हैं। अरे उनकी तो आप पैसे उनकी जेब से निकाल रहे हैं ना, आप उनके साथ दुर्व्यवहार तो पहले ही कर रहे हैं, फिर उनके साथ उनका पैसा उनकी जेब से निकाल रहे हैं और उनको बिजली प्रॉपर दे नहीं पा रहे। तो बहुत बुरी दिक्कत जो है सरकार की लोग जो है वो सरकार के लोग जो है उनके लोगों के साथ, जो हरियाणा के जो वासी है उनके साथ की जा रही है। आंगनबाड़ी जो है वो सड़कों के ऊपर, दूसरे टीचर सड़कों के ऊपर। आज लेक्चरर को सुबह पानी की बौछारें मार के पंचकूला के अंदर भी उनको अरेस्ट करके जेल में भेजा गया। आप ये देखिए उनकी हालत क्या हो रखी है। इसी तरीके से अभी जीएसटी सरलीकरण की बात करी थी। अरे सरलीकरण की तो हरियाणा की एक कमेटी है जो सेंटर के अंदर बैठी है। हरियाणा ने कहा सरलीकरण कर दिया, वो तो सेंटर की कमेटी करेगी। इन्होंने सुझाव ही कोई नहीं दिया तो सेंटर की
डीडीएमपी से हरियाणा और पंजाब की स्थायी जो संस्था थी उसको निकाल दिया गया। अब हमारा कोई हरियाणा का पक्ष रखने के लिए भाखड़ा ब्याज मैनेजमेंट बोर्ड में होगा ही नहीं। मतलब ये काम कर रहे हैं सरकार। सेंटर के आदमी होंगे, वो कहीं से लग के आएगा, जो मर्जी उसकी मर्जी होगी, वही मर्जी लाउंच करके हरियाणा में चला जाएगा। किसी को क्या मतलब, खट्टर सरकार को क्या लेना देना। ये हो रहा है हरियाणा के अंदर। जवाब दीजिए रावल साहब। देखिए, कांग्रेस की बौखलाहट जो है वो सतह पर है और उनकी अभी स्वर में, मैं केवल ढिंगड़ा जी के स्वर में वो पीड़ा देख रहा था जो जनता ने इनको सत्ता से बेदखल कर दिया है। इसके बाद ऊल जलूल जिस प्रकार जीएसटी की नहीं, बहुत फैक्चुअल बात उन्होंने की है कि आप जीएसटी को सरल कैसे बना देंगे। अच्छे लोग हैं जो